आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यह कपिला कलाम अभियान। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई? तो भारत और चिली के बीच में हुई। चौथा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? ये न्यूजीलैंड की है। और पांचवा प्रश्न है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 94वें नंबर पर है। छठवां प्रश्न है कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये विशाल वी शर्मा है। और सातवां प्रश्न है कि किस लेखक की पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोगिंग्स को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा? तो ये शशि थरूर की पुस्तक है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है? तो इनका नाम ये बिहार से थे। और नवा प्रश्न है कि लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो 70.8 साल हो गई है। 10वां प्रश्न है कि किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? और ये जो आयोग गठित किया गया है पूर्व जस्टिस या पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है। अब ये पराली क्या होती है? धान वगैरह की जो फसलें होती हैं, जिनकी फसल कटाई के बाद अवशेष खेत में बचे रह जाते हैं, तो उन अवशेषों को जलाना क्या कहलाता है? पराली जलाना कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि खासकर दिल्ली के आसपास या दिल्ली का जो क्षेत्र होता है वहां पर भयंकर प्रदूषण होता है और तमाम प्रकार की समस्या होती है। तो उसी समस्या को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया। इस समिति में ये अकेले ही सदस्य हैं। ये समिति पराली जलाने से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी और इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उनके ऊपर काम करेगी। और इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ साथ नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की भी सहायता लेगी और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 36वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, इसका स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार 2020 में इसका ये जो है 36वां स्थापना दिवस था। कब स्थापित हुआ था? तो 1984 में ये स्थापित हुआ था और इसको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से कॉमनली जाना जाता है। काम क्या करता है मेनली? तो आतंकवादी हमले, अपहरण, बंधक बंदी, ऐसी आपातकालीन स्थितियों में को संभालने के लिए ये पूरी तरह से प्रशिक्षित किए जाते हैं और एक बड़ी या कुलीन का मतलब है ये कि काफी अव्वल दर्जे की स्ट्राइक फोर्स है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। हाल ही में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, याद रखिएगा सुपरसोनिक का मतलब क्या है? सुपरसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से, आवाज की गति से तेज चलती है, राइट। क्रूज मिसाइल दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं। तो क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर के एक ठिकाने पर अचूक निशान लगाया। तो ये जो परीक्षण किया गया अरब सागर में किया गया, ये आप याद रखेंगे। किस पोत से किया गया? तो आईएनएस चेन्नई से। ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन किसने विकास किया है? इसका निर्माण किया है तो भारत और रूस ने मिलकर इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी, इन दोनों के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। बात भारतीय नौसेना की करते हैं जिसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। आदर्श वाक्य है श्रम नो वर्ण और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो एडमिरल करमवीर सिंह है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो जो अलग अलग सफल परीक्षण हुए हैं उनमें तो स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसका सफल परीक्षण हुआ हाल ही में। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो या स्मार्ट, इसका भी उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ही अब्दुल कलाम द्वीप पर परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
ब्रह्मोस जो सुपर क्रूज मिसाइल है, इसका भी हाल ही में परीक्षण हुआ था। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बात चौथे प्रश्न की करेंगे कि हाल ही में जारी नवीनतम रैंकिंग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है न्यूजीलैंड का, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नवीनतम रैंकिंग में न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है उसने जापान के पासपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है और इसे पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, 129 एक्चुअल में 29 नहीं, केवल 129 है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी देश को कितने अधिक देशों में बिना किसी वीजा के पहुंचने की अनुमति है। ये किसी देश की ताकत से नहीं आता कि वो बड़ी, जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के हर नागरिक को किसी भी देश में बिना वीजा के पहुंचने की अनुमति है। तो इसमें न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसके नागरिकों को 129 देशों में बिना वीजा पहुंचने की अनुमति, यानी उस देश को जाने के लिए उनको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो इस रैंकिंग में अल्जीरिया, गेबॉन, जॉर्डन और बेनिन के साथ 58वें नंबर पर भारत का पासपोर्ट आता है। अब नंबर 2 पर कौन कौन है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्रीज है। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान, ये दूसरे नंबर पर, यानी इतने सारे देश दूसरे नंबर पर हैं। बात न्यूजीलैंड की करेंगे। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री यहाँ की जेसिंडा अर्डन है। अभी हाल ही में फिर से चुनाव जीता है इन्होंने और 1930 के बाद से सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए पिछले करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की पार्टी लेबर पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मैप में मैं आपको अब न्यूजीलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो ये भारत है, भारत से न्यूजीलैंड देखेंगे, ये भारत और ये न्यूजीलैंड, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण में है, या कहा जाए दक्षिण पूर्व में है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप है, एक ये है नीचे की तरफ और ये ऊपर है। ऊपर का जो उत्तरी द्वीप है उसी पर वेलिंगटन है जो यहाँ की राजधानी है। इसको नॉर्थ आइलैंड और नीचे वाले को साउथ आइलैंड कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो वेलिंगटन है दुनिया की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित, सबसे दक्षिणी जगह पर स्थित राजधानी है किसी भी देश की, क्योंकि इसके नीचे किसी भी देश की राजधानी नहीं है। जैसे कैनबरा की राजधानी देखेंगे तो ये इसके ऊपर है, उत्तरी तरफ है, राइट। सबसे दक्षिणी कौन सी, तो वेलिंगटन ही, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के मानव परीक्षण को अनुमति दी है। तो भारत ने रूस की ये वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसको अनुमति दी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF, इसको भारत के अंदर स्पुतनिक 5 कोविड टीके को दूसरे और तीसरे चरण का नैदानिक मानव परीक्षण, यानी कि जो चेक किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसको अनुमति दे दी है। और रूस ने इस टीके को विकसित किया है और वहां पर पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण पूरा किया जा चुका है, यानी कि ट्रायल वहां पर हो चुका है। अब भारत में इसको दूसरे और तीसरे चरण में चेक किया जाएगा। रूस में इस टीके का तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण चल रहा है और संयुक्त अरब अमीरात में भी इसका परीक्षण चल रहा है। बात रूस की करते हैं। यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था रूस के संबंधित कि रूस ने दूसरी कोरोना वैक्सीन इपीवैक कोरोना, इसको मंजूरी दे दी है स्पुतनिक के बाद। स्पुतनिक पहली ऐसी वैक्सीन थी जो इसके द्वारा मंजूरी दी गई थी और दुनिया की पहली वैक्सीन थी जिसको मंजूरी दी थी किसी भी देश ने। बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ये 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस में आयोजित होगा। चलिए मैप में मैं आपको अब रशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर की तरफ ऊपर। ये आप देखेंगे ये चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश है जो अमेरिका के पास में अलास्का, ये अलास्का है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होने के बाद में उत्तरी अमेरिका के पास से शुरू होकर यूरोप तक पहुंच जाता है। तो ये जो रशिया है ये दो कॉन्टिनेंट्स में, दो महाद्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूराल पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला के आगे यूराल नदी आती है। यूराल नदी और यूराल पर्वत श्रृंखला इसको दो भागों में बांट देती है। यूराल पर्वत श्रृंखला से पश्चिम का भाग
यूरोप में आता है, जबकि ये जो पूर्वी भाग है ये एशिया में आता है। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या निवास करती है वो यूरोप वाले भाग में निवास करती है, लेकिन इसका अधिकांश भूभाग जो है वो अधिकतम भूभाग कहाँ पर है, तो वो एशिया वाले भूभाग के पास है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसकी राजधानी मॉस्को आप देख पा रहे होंगे। और दुनिया की जो सबसे लंबी रेल लाइन है जिसको नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ये यही मॉस्को के पास से शुरू होती है। तो मॉस्को के पास से शुरू होकर ऑलमोस्ट चाइना के पास पहुंच जाती है। आप देखेंगे ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ से होती हुई ये पूरे यूरोप को क्रॉस करके इधर नॉर्थ कोरिया के पास में, उत्तर कोरिया के पास में पहुंच जाती है। ये इस जगह से शुरू होती है, राइट। ये आप याद रखेंगे, सी ऑफ जापान के पास से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि कौन सी राज्य सरकार गरीबों को 10 रुपए में साड़ी देगी, और ये योजना की शुरुआत की है झारखंड के द्वारा। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो झारखंड की सरकार ने राज्य के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन सभी परिवारों को 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी एक साल में 2 बार देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वहां के हेमंत सोरेन, उनकी अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार इसके लिए सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना ये शुरू करने वाली है, और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ और अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी परिवार है, मतलब कुल मिलाकर जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है, जिनको कंट्रोल से गेहूं वगैरह इस प्रकार का खाद्यान्न मिलता है, और उन सब परिवारों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इन परिवारों को 6 माह के अंतराल पर, यानी 1 वर्ष में 2 बार, और 2020-21 में 1 बार हर परिवार को 10 रुपए में एक धोती, एक लुंगी और एक साड़ी अनुदान के रूप में वितरित की जाएगी। बात करें झारखंड की, तो मैप में यहाँ पर मैं आपको झारखंड दिखा देता हूँ। तो पहले तो ये झारखंड देख लीजिए, यहाँ पर मैप में स्थित है। बिहार से अलग होकर ये 2009 में बना था। रांची यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पर 82 सीटें हैं। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क है। उसके अलावा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी रिजर्व और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रमुख बांधों में मैथौन बांध है, बराकर नदी पर, चंडील बांध है, स्वर्णरेखा नदी पर, पंचेल बांध है दामोदर नदी पर। बात करेंगे 7वें प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है, और अपने अंतरिक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं माइकल ईरानी। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो IWF का मतलब है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी ये IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है तामस अजान का। तो ये आप याद रखेंगे, तामस अजान का इनके द्वारा स्थान लिया गया है। माइकल ईरानी का भारत से संबंध ये है कि इनका जन्म भारत का जो बम्बई है वहां पर हुआ था, और इससे पहले ये IWF के एंटी डोपिंग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि भारत की एला वैनिल बलारिवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की विश्व की नंबर 1 निशानेबाज है भारत की एला वैनिल बलारिवान। इन्होंने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारत के ही साहू तुषार माने ने रजत पदक इस प्रतियोगिता में जीता है। शेख रसेल प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप 2020, इसका आयोजन बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स महासंघ के द्वारा किया गया था। बात करेंगे अब हम आज के सवाल की, कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। कल संडे होने के कारण खबरें कम थी। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, और ये प्रदान किया जाना है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। याद रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन मत लगा दीजिएगा गलती से। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, ये इसका सही आंसर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। जो सही उत्तर नहीं देते हैं या उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन उत्तर दिया करें। जिन्होंने उत्तर दिया उनको बहुत बधाई। अब आज का हमारा सवाल है कि DRDO ने किस नाम के स्वदेश में निर्मित ड्रोन का हाल ही में सफल परीक्षण किया। तो इनमें से कौन सा ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।